नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे होंगे और इस महामारी के दौर में ऑनलाइन क्लासेज का ही एकमात्र सहारा है। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहे हैं। अभी तक आयकर में जैसे आपने विभिन्न प्रकार के करदाताओं की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार होता है, उपयुक्त नियम आपने जो है पिछले वीडियोज में आपने सुने, देखें, पढ़े। यानी एक व्यष्टि का निवासी कब माना जाएगा, अनिवासी कब माना जाएगा या असाधारण निवासी कब माना जाएगा। इसी प्रकार हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, कंपनी आदि की निवास स्थिति का निर्धारण से संबंधित नियम हमने पढ़े। अभी तक जो नियम पढ़े आपने, ये करदाता की निवास स्थिति के निर्धारण के संबंध में थे कि करदाता की स्थिति क्या होगी निवास के बारे में। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि निवास स्थान के आधार पर कर का भार कैसे तय किया जाता है। यानी एक निवासी व्यक्ति को, एक निवासी करदाता को किस किस प्रकार की आय पे कर देना होता है, असाधारण निवासी करदाता को कौन कौन से आयों पर कर देना पड़ता है और अनिवासी करदाता को कौन कौन से आयों पर कर देना पड़ता है। यानी एक व्यक्ति की कुल आय का क्षेत्र कर भार, आय का क्षेत्र यानी कर भार, टैक्स इंसिडेंस, गत वर्ष में भारत में उसके निवास स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो यानी इसे निवास स्थान के आधार पर कर भार के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एक निवासी करदाता को किस किस प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है, यानी उसकी कुल आय का क्षेत्र क्या है, यह जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं निवासी। यदि करदाता भारत में निवासी है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो कर भार के लिए कुल आय में निम्नांकित आय जो है सम्मिलित की जाती है, जिसमें पहला है भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय। भारत में गत वर्ष में प्राप्त हुई आय या प्राप्त समझी जाने वाली आय। अब भारत में प्राप्त हुई आय, इस आशय प्रथम बार प्राप्ति से है। यदि आय प्रथम बार में करदाता को अथवा उसके प्रतिनिधि को भारत में प्राप्त होती है, तो ऐसी आय भारत में प्राप्त हुई आय होगी, चाहे वे विदेश में उपार्जित हुई हो या भारत में हुई। यानी यदि आय एक बार विदेश में प्राप्त हो चुकी है और तथा बाद में उस आय को भारत में लाया जाए, भेजा जाए या स्थानांतरित किया जाए, तो वह आय भारत में प्राप्त हुई आय नहीं होगी। भारत में प्राप्त हुई आय जो पहली बार प्राप्ति से है, प्रथम बार प्राप्ति से है, यानी पहली बार करदाता या उसके प्रतिनिधि को भारत में प्राप्त होती है, वो भारत में प्राप्त हुई आय होगी। लेकिन अगर उसको विदेश में प्राप्त कर लिया है और बाद में उसको भारत में लाया जाए, भेजा जाए या स्थानांतरित किया जाए, तो वह भारत में प्राप्त हुई आय नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई करदाता ब्रिटेन में नौकरी करता है, वह 4 माह के लिए भारत में आता है और यदि ब्रिटेन से नियोक्ता ने वेतन भारत में प्रेषित किया है, तो करदाता के लिए आय भारत में प्राप्त हुई कहलाएगी। लेकिन यदि नियोक्ता करदाता के वेतन को ब्रिटेन के ही बैंक में उसके एक खाते में जमा कराता है, तत्पश्चात करदाता के आदेश पर उस रकम का हस्तांतरण बैंक खाते से भारत में होता है, तो यह आय भारत में प्राप्त हुई आय नहीं मानी जाएगी। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विदेश में आय को प्राप्त करने के पश्चात यदि आय को भारत में स्थानांतरित किया जाता है, तो वह आय
भारत में प्राप्त हुई आय नहीं मानी जाएगी। आय मुद्रा, वस्तुओं अथवा विभिन्न विनिमय साध्य प्रलेखों के रूप में प्राप्त हो सकती है। तो एक निवासी करदाता को भारत गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझे जाने वाले आय। दूसरा कि भारत में उपार्जित व उदय अथवा उपार्जित व उदय हुई समझे जाने वाली आय। भारत में उपार्जित यानी प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय। एक करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं होने, कोई आय प्राप्त नहीं होने पर भी आयकर अधिनियम की धारा 7-8 के प्रावधान के अंतर्गत इन्हें गत वर्ष में प्राप्त हुई समझी जाती है। जैसे पहला पॉइंट है, गत वर्ष में कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि कोष में जमा वार्षिक वृद्धि की राशि, इसमें नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% से अधिक है तो आधिक्य को आय माना जाता है, और इस खाते पर प्राप्त ब्याज की दर 9.5% से अधिक है तो 9.5% से अधिक ब्याज की राशि आय मानी जाती है। अप्रमाणित भविष्य निधि कोष को प्रमाणित बनाए जाने पर उसमें हस्तांतरित शेष की राशि, किसी भी आय का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर काटी गई आयकर की राशियां और अस्पष्ट विनियोग व छिपी हुई आय, ये जो आय ऐसी है वो भारत में प्राप्त हुई समझे जाने वाली आय है। भारत में उपार्जित या उदय हुई आय। उपार्जित तथा अर्जित दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसका अर्थ प्राप्ति से भिन्न है। जब आय को प्राप्त करने का अधिकार करदाता के पास निहित हो जाता है, चाहे उसे प्राप्त हुई हो नहीं हो, तो ऐसी आय को उपार्जित या अर्जित हुई आय कहा जाता है। तो यानी वे भारत में उपार्जित व उदय हुई और उपार्जित व उदय हुई समझे जाने वाली आय। तीसरा है कि वे समस्त आय जो उसको गत वर्ष में भारत के बाहर उपार्जित, प्राप्त या उदय हुई हो। भारत के बाहर, भारत में आपको बता दिया कि भारत में प्राप्त समझे जाने वाले आय, भारत में उपार्जित व उदय हुई और उपार्जित व उदय हुई समझे जाने वाले आय। तो उनको छोड़कर अगर भारत के बाहर भी उपार्जित, प्राप्त या उदय हुई है तो वो उस प्रकार की आय के ऊपर भी निवासी करदाता को कर देना होगा, वह निवासी की आय में सम्मिलित की जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं कि एक निवासी करदाता को भारत में तो प्राप्त हुई या उदय समझी जाने वाली या प्राप्त समझे जाने वाली, उस पर तो वह उसकी कुल आय में जोड़ी जाएगी, और अगर भारत के बाहर उपार्जित हुई या प्राप्त हुई या उदय हुई है तो वह उस आय को भी करदाता की आय, निवासी करदाता की आय में शामिल किया जाएगा और उस पर उसको कर देय होगा। तो एक निवासी करदाता से संबंधित ये नियम थे कि यदि करदाता भारत में निवासी है तो कर भार के लिए उसकी कुल आय में ये आय सम्मिलित की जाएगी। दूसरा, असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, ऑर्डिनरी। भारत में केवल व्यष्टि और हिंदू अविभाजित परिवार HF ही असाधारण निवासी हो सकते हैं। फर्म, कंपनी जो है वह असाधारण निवासी नहीं होंगे। असाधारण निवासी की कुल आय में निम्न आय, चाहे वे किसी भी साधन से हुई हो, सम्मिलित की जाती है। यानी किसी भी इनकम के किसी भी स्रोत से प्राप्त हुई हो, यह सम्मिलित की जाएगी। भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझे जाने वाली आय, इसको अर्थ पहले स्पष्ट कर ही चुका हूं मैं कि भारत में गत वर्ष में जो है प्राप्त हुई या प्राप्त समझे जाने वाली आय। दूसरा पॉइंट, भारत में उपार्जित या उदय हुई अथवा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय, यह भी क्लियर है। तीसरा, भारत से बाहर उपार्जित व उदय हुई आय जो उस व्यापार से प्राप्त होती है जिसका नियंत्रण भारत से होता है, तथा ऐसे पैसे की आय जिसकी स्थापना भारत में हुई हो। भारत से बाहर उपार्जित और उदय हुई आय जो व्यापार से प्राप्त होती है, यानी जिसका नियंत्रण भारत से होता है, या ऐसा पैसा की आय जिसकी स्थापना भारत में हुई। तो ये आय जो हैं वो एक असाधारण निवासी की कुल आय में जोड़ी जाएगी
तीनों पॉइंट्स के अंतर्गत जो आय आती है वह करदाता की कुल आय में जोड़ करके कर भार की गणना की जाएगी। तीसरा है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। यदि करदाता भारत में अनिवासी है तो कर भार के लिए उसकी कुल आय में केवल और केवल निम्नलिखित आय ही सम्मिलित की जाती है। अनिवासी करदाता के लिए सबसे पहला है भारत में गत वर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझे जाने वाली आय। दूसरा, भारत में उपार्जित उदय अथवा उपार्जित व उदय हुई समझे जाने वाली आय। ये दो प्रकार की आय हैं, जिसमें पहला तो गत वर्ष में भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी गई, और भारत में दूसरा है भारत में उपार्जित या उदय हुई या उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाने वाली आय पर ही एक अनिवासी करदाता को कर देना होता है। भारत से बाहर उपार्जित, प्राप्त या उदय हुई आय के ऊपर अनिवासी करदाता को कर भारत में नहीं देना होता है। स्पष्ट है? तो इसमें भी कोई स्पष्टीकरण एक है कि यदि कोई बिना कर लगी आय जो कि गत वर्ष से पूर्व की हो तथा भारत के बाहर कमाई गई हो, और यदि गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, तो उस आय को गत वर्ष की कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह आय का हस्तांतरण है, न कि आय। स्पष्ट है? फिर भी स्पष्ट क्लियर है कि यानी कोई आय बिना कर लगी आय जो कि गत वर्ष से पूर्व की हो और भारत के बाहर कमाई गई हो, लेकिन गत वर्ष में भारत में लाई गई हो, तो उस आय को गत वर्ष की आय में कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये अनिवासी और असाधारण निवासी और निवासी व्यक्ति की आय में किस किस प्रकार की आय को हम सम्मिलित करेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ते हुए कि भारत में उपार्जित या उदय हुई समझे जाने वाली आय में किस किस प्रकार की आय को माना जाता है, जोड़ा जाता है, समझा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि भारत में उपार्जित या अर्जित हुई मानी जाने वाली आय से तात्पर्य ऐसी आय से है जो नियमानुसार अर्थात कानून द्वारा उपार्जित मानी जाती है, लेकिन वास्तव में वह उपार्जित नहीं हुई है। ये जो आगे के पॉइंट बताऊंगा मैं, वो भारत में उपार्जित या अर्जित हुई आय माना जाता है, जिसमें पहला है कि भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाली आय। भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाले आय के संबंध में पूर्व में ही वित्त अधिनियम 2003 में निम्न दो स्पष्टीकरण जोड़े गए, और इनके अनुसार व्यापारिक संबंध को परिभाषित करते हुए इसमें अनिवासी करदाता के प्रतिनिधि के द्वारा किए गए अग्र कार्यों को भी व्यापारिक संबंध से होने वाली आय माना गया है। जिसमें पहला है कि अनिवासी करदाता का प्रतिनिधि यदि भारत में व्यवसाय संबंधी विभिन्न अनुबंध करके व्यापारिक कार्य करता है तो इसे भारत में व्यापारिक संबंध से होने वाली आय माना जाएगा। ठीक है, और जब आय माना जाएगा तो ये भारत में व्यापारिक संबंध से होने वाली आय होगी, और लेकिन इसे भारत में उपार्जित या उदय हुई समझे जाने वाली आय माना जाएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि यदि अनिवासी करदाता का प्रतिनिधि केवल भारत में माल और अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के क्रय करने हेतु अधिकृत हो तो ऐसे अनुबंध से हुई आय को व्यापारिक संबंध से होने वाली आय नहीं माना जाएगा। और दूसरा है कि यदि अनिवासी करदाता का प्रतिनिधि माल अथवा अन्य क्रय करके स्टॉक करने हेतु अधिकृत न हो, परंतु सामान्यतः माल का क्रय करके स्टॉक रखता है और समय समय पर अनिवासी माल का प्रेषण करता है, तो ऐसे कार्य से हुई आय व्यापारिक संबंधों से आय मानी जाएगी। एक पॉइंट और है कि यदि एक प्रतिनिधि एक या अधिक अनिवासी व्यक्तियों के नियंत्रण और निर्देशानुसार भारत में विक्रय हेतु आदेश प्राप्त करता है और ऐसे आदेशों से प्राप्त आय भारत में व्यापारिक संबंधों से आय मानी जाएगी। एक पॉइंट और है कि सामान्य दलाल अथवा स्वतंत्र अभिकर्ताओं की सहायता से व्यापारिक कार्य करने पर भारत में व्यापारिक संबंधों से होने वाली आय
नहीं मानी जाएगी। यानी यदि कोई अनिवासी सामान्य रूप से किसी दलाल अथवा स्वतंत्र अभिकर्ता की सहायता से व्यापारिक लेन देन करता है तो इस प्रकार के व्यापारिक लेन देनों से हुई आय भारत में व्यापारिक संबंधों से आय नहीं मानी जाएगी। इसी में एक प्रोविजन और है, सेकंड प्रोविजन टू एक्सप्लेनेशन, कि यदि कोई दलाल अथवा विक्रय अभिकर्ता पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से किसी एक अनिवासी के लिए व्यापारिक लेन देन करता है अथवा अनेक अनिवासियों के लिए व्यापारिक लेन देन करता है जो सभी किसी एक अनिवासी द्वारा सामान्य रूप से नियंत्रित है, तो उस दशा में ऐसे दलाल अथवा विक्रय अभिकर्ता को स्वतंत्र रूप से काम करने वाला व्यक्ति नहीं माना जाएगा और ऐसे दलाल और विक्रय अभिकर्ता द्वारा किए गए व्यापारिक लेन देन से आय भारत में व्यापारिक संबंधों से हुई आय मानी जाएगी। इस संबंध में कुछ अपवाद भी है कि अनिवासी करदाता की निम्न आय भारत में उपार्जित हुई नहीं मानी जाएगी। क्या अपवाद है कि सिर्फ निर्यात करने के लिए ही भारत से माल खरीदना। दूसरा अपवाद कि अनिवासी करदाता कोई समाचार एजेंसी चलाता है और समाचार पत्र पत्रिका या जर्नल का प्रकाशन करता है तथा केवल भारत से बाहर भेजने के लिए ही भारत में समाचार और विचार एकत्रित करता हो, तो ये भी आय एक अनिवासी करदाता की आय में भारत में उपार्जित हुई नहीं मानी जाएगी। अनिवासी करदाता जो भारत का नागरिक नहीं है अथवा कोई ऐसी अनिवासी फर्म जिसका कोई साझेदार भारत में निवासी अथवा नागरिक ना हो, तथा अनिवासी कंपनी जिसका कोई अंशधारी भारत में निवासी अथवा नागरिक ना हो, भारत में केवल सिनेमा फिल्मों की शूटिंग ही करती है, तो उसकी आय का कोई भी भाग भारत में उपार्जित नहीं माना जाता है। अनिवासी करदाता को भारत में किसी चल अचल या मूर्त अमूर्त संपत्ति से आय होने पर वह आय भारत में उपार्जित हुई मानी जाएगी, है ना। ये पॉइंट्स जो है वह भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई समझे जाने वाली आय से ही संबंधित है कि अगर कोई अनिवासी करदाता भारत में किसी चल अचल मूर्त अमूर्त संपत्ति से आय होने पर वह आय भारत में उपार्जित हुई आय मानी जाएगी। तीसरा, भारत में स्थित किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले आय। चौथा पॉइंट है कि भारत में की गई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा दिया गया वेतन, चाहे इसकी प्राप्ति कहीं भी हो। भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए सरकार द्वारा दिया गया वेतन। और छठा है ब्याज, अधिकार शुल्क, तकनीकी सेवाओं का भुगतान निम्न शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी होने पर इस प्रकार का भुगतान प्राप्तकर्ता के लिए भारत में उपार्जित या उदय हुई आय मानी जाएगी, जिसमें कि भुगतान सरकार द्वारा देय हो और भुगतान निवासी या अनिवासी व्यक्ति द्वारा हो, परंतु यह भुगतान एक ऐसे व्यापारी और पैसे के लिए हो जिसका संचालन भारत में होता हो। और सातवां पॉइंट्स जो है, अंतिम पॉइंट्स, कि भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर दिया गया लाभांश, यह आय भारत में उपार्जित या उदय हुई समझे जाने वाली आय मानी जाएगी। तो ये इस प्रकार से हमने जो पढ़ा है आज कि एक आय भारत में प्राप्त हुई या प्राप्त समझे जाने वाली आय किस प्रकार से होगी, भारत में उपार्जित या उदय हुई आय कौन सी होगी, और इन्हीं के आधार पर जो है एक निवासी व्यक्ति को, एक असाधारण निवासी को या अनिवासी व्यक्ति को किस किस प्रकार से कर देना होगा, उसकी कुल कर योग्य आय में सम्मिलित किया जाएगा। इन्हें हमें अध्ययन किया, इसके लिए धन्यवाद।